हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर्स। थोड़े बहुत बेसिक्स कवर कर देंगे आज के टॉपिक में हम। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर है एक स्टैटिक डिवाइस बाय विच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम एक सर्क्यूट से दूसरे सर्क्यूट में हम इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो भी जो वोल्टेज करंट हमें चाहिए उस वोल्टेज करंट के लिए हम ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, और वो भी विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर बेसिकली किस लिए यूज़ होगा? स्टेप अप करने के लिए। एग्जाम्पल ये आपके घर में आता है 230 वोल्ट्स, लेकिन सब डिवाइस को 230 वोल्ट्स तो नहीं दे सकते ना, इसलिए हम स्टेप डाउन करते हैं करके हर डिवाइस को यूज़ करते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर एग्जांपल, अब 230 वोल्ट्स तुम्हारे घर पहुंच रहा है, लेकिन अगर 230 वोल्ट मतलब पूरा जनरेशन से इधर तो नहीं पहुंचा सकते, इसलिए बीच में उसे स्टेप अप करते हैं। वायर्स में जो ट्रांसफर होता है एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई करंट होता है, तुम्हारे घर तक जब पहुंचता है वो 230 वोल्ट मतलब लेस वोल्टेज में पहुंच जाता है, नहीं तो वो अराउंड लाइक 440 वोल्ट भी होता है जब जनरेशन हुआ होता है। तो अब 1:1 ट्रांसफार्मर भी है जो काम आता है अगर तुम डिवाइस प्रिवेंट करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए तुम ले सकते हो स्टेबलाइजर। तो 1:1 ट्रांसफार्मर यूज़ होता है ताकि डिवाइस सेफ रहे। इसके 1:1 ट्रांसफार्मर के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। थोड़े अब प्रिंसिपल के बारे में बात कर ले। ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन में। इसमें एक्चुअली तुम एक सर्क्यूट से दूसरे सर्क्यूट इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो भी बिना एनी इलेक्ट्रिक सर्क्यूट के। यही है म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी थोड़ा कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पहले दो वाइंडिंग्स होते हैं जो लिंक हुए थे मैग्नेटिक कोर से। जो कॉइल को एसी सप्लाई दिया जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जिससे हम वोल्टेज बाहर लेते हैं, जिससे हम लोड कनेक्ट करते हैं, उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। अब बेसिक पार्ट के बारे में बताएं तो कोर पहले ये है बना होता है हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील से। ये पहले सॉफ्ट आयरन कोर से भी बनता था, ग्रेड सिलिकॉन स्टील से बनता है। इसको लैमिनेट किए होते हैं, मतलब एक के पीछे एक प्लेट इस टाइप रखे होते हैं हम। एक क्यों हम आगे देखेंगे। इसका मेन मोटिव होता है फ्लक्स कैरी करना, प्राइमरी से सेकेंडरी फ्लक्स कैरी करना, ये इसका मेन मोटिव है। और हम लिम्ब इसे बोलते हैं, ये लिम्ब है, हम लिम्ब इसे बोलते हैं। ये वर्टिकल पोजीशन ऑफ द कोर है, ये पूरा कोर तो इसका वर्टिकल पोजीशन को लिम्ब बोलते हैं। ये एक्चुअली वाइंडिंग कैरी करने में यूज़ होता है। और ये योक है, ये टॉप और बॉटम पोजीशन को योक बोलते हैं। इसका फंक्शन है फ्लक्स कैरी करना, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी फ्लक्स कैरी करने में मदद होता है। और वाइंडिंग्स, इसी में एक्चुअली करंट फ्लो होता है। और ये जो वाइंडिंग्स होते हैं ये उंडेड होते हैं लिम्ब के ऊपर पे, एक से एक इंसुलेटेड हुए होते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि करंट कैरी करना और फ्लक्स को वेरी करना। हम जब बेसिक वर्किंग की बात करें तो जब इसमें एसी सप्लाई होता है तब इसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं जो अपने पाथ को कंप्लीट करते हैं, जो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाते हैं। क्योंकि ये फ्लक्स अल्टरनेटिंग होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है इस सेकेंडरी कॉइल में, जो लोड को करंट पास करेगा। अब N1 है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और N2 है नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल। दोनों में टर्न्स अलग अलग होते हैं, डिपेंड ऑन मतलब हमें स्टेप अप चाहिए या स्टेप डाउन चाहिए, 1:1 ट्रांसफार्मर चाहिए। एक कॉइल होता है मेड अप ऑफ कॉपर या मतलब एल्यूमिनियम से भी बना सकते हैं, या कोई अलॉय भी यूज़ करते हैं, या कोई मतलब कंडक्टिंग मेटल यूज़ करते हैं हम इसमें। और कोर जो होता है वो सॉफ्ट आयरन से बना हुआ होता है। क्योंकि पहले एक्चुअली सॉफ्ट आयरन यूज़ करते थे, अब तो मतलब सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं। इस सॉफ्ट आयरन से बना होता है क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बाहर मतलब वेस्ट ज़्यादा होने नहीं देता, और जो भी मतलब बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसे भी अंदर खींच जाता है। हम आगे बात करेंगे जब लॉसेस की बात करेंगे। ये सॉलिनॉइड है, हमें चाहिए मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो इसके अंदर, मैग्नेटिक फ्लो इसकी बाहर भी फ्लो हो जाता है, इसकी वजह से हमें एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस होता है। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं ताकि ये जो वेस्टेज है ना इसको हम स्टॉप कर सके और सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर फ्लो हो। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी हिस्टोरिस एरिया कम है, ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब सिलिकॉन स्टील यूज़ होता है।
जितना EMF इसमें इंड्यूस होता है वो देख लेंगे। जब सोलेनोइड में करंट फ्लो होता है, जब मैग्नेटिक प्रोड्यूस होता है, ये PC मतलब प्राइमरी साइड, ये प्राइमरी साइड में करंट चेंज होता रहता है क्योंकि हम इनपुट AC दे रहे हैं। अगर करंट चेंज हो रहा है, अगर करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होगा, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू U0 Ni हमें पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू सोलेनोइड चेंज हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के थ्रू पास हो रहा है, हम उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो करंट दे रहे हैं वो भी वेरिएबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। अब फैराडास लॉ से जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तब EMF इंड्यूस होता है कॉइल में। अगर हम फ्लक्स इन ईच टर्म पाई कंसिडर करते हैं, अब मतलब एग्जांपल मान लो कि ये एक टर्न है, इसमें 2 फील्ड लाइन्स पास हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 2 फ्लक्स पास हो रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक टर्न में फ्लक्स है 2, ये भी बोल सकते हैं। अब जो फ्लक्स प्राइमरी में फ्लो होगा वही फ्लक्स सेकेंडरी में भी फ्लो हो रहा होगा, तो फ्लक्स इन सेकेंडरी टर्न भी, फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी भी हम पाई मानेंगे। फिर अगर टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी की बात करें, इसमें NP टर्न कंसीडर करें हम, तो इसमें टोटल फ्लक्स हो जाएगा NP इंटू पाई। अब जब इंड्यूस EMF का फॉर्मूला हमें पता है फैराडेज लॉ से, इंड्यूस EMF इज इक्वल टू फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स पर चेंज इन टाइम। मतलब ये कंसिडर करते हैं हम सिर्फ एक टर्न के लिए, अगर उसमें NP नंबर ऑफ टर्न्स हो ना, तो वो हो जाएगा NP इंटू d∅dt। तो सिमिलरली टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी भी हो जाएगा NS इंटू फाई। तो EMF इन सेकेंडरी हो जाएगा NS इंटू d∅dt। सो हम जब थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करते तब हो जाएगा ES/EP और NS इज इक्वल टू NS/NP इज इक्वल टू K, और एक ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये एक्चुअली आगे बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें देख सकते हैं हम, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज से। मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हुआ तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। तो इसको यूज़ करके हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाते हैं। अगर हम प्राइमरी साइड में कम नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे और सेकेंडरी साइड में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे, तो सेकेंडरी साइड में EMF ज़्यादा जनरेट होगा, तो हम वोल्टेज एक्चुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। अगर हम इसको आइडियल ट्रांसफार्मर मान ले, मतलब आइडियल केस मान ले, मतलब 100% एफिशिएंसी हमें ट्रांसफार्मर से मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कि पावर इनपुट जो मिल रहा है वो इक्वल होगा पावर आउटपुट के। मतलब EP इज इक्वल टू ES/IS, हमें पता है P इज इक्वल टू VI, पावर का फॉर्मूला पता है हमें VI इंटू, सो ये हो जाएगा ES/EP इज इक्वल टू IP/ES। अगर इसका मतलब अगर हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो करंट डिक्रीज़ होगा, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम बोल सकते हैं ES/EP इज इक्वल टू IP/IS इज इक्वल टू NS/NP। IP/IS वाला केस सिर्फ पॉसिबल है तब जब हम उसे आइडियल ट्रांसफार्मर मान ले या उसका एफिशिएंसी 100 मान ले। बाकी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते। जब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो उसमें एक्चुअली प्राइमरी साइड में जो हम पावर इनपुट देते हैं ना वो ज़्यादा होगा सेकेंडरी साइड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर लॉसेस में भी चला जाता है। लेकिन जैसे हीट हो या साउंड हो या वाइब्रेशन हो या एडी करंट्स हो, हम लॉस के बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर लॉसेस में भी चला जाता है, इसलिए जो हम इनपुट पावर देते हैं वो आउटपुट में नहीं आता, इसलिए इनपुट पावर ज़्यादा होता है आउटपुट पावर से। अब इसलिए इसका एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करें तो पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, इसमें एफिशिएंसी 100 नहीं होता, ये कम होता है 100 होता है, क्योंकि ये ES/IS कम होता है EP/IP, मतलब आउटपुट पावर कम होता है इनपुट पावर से। हमें पता है कि वोल्टेज और करंट चेंज होता रहता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, और आइडियल केस में एक्चुअली पावर भी कांस्टेंट मांग करता है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पावर, मैंने ऑलरेडी बोला कि इधर हीट के फॉर्म में, एडी करंट के फॉर्म में पावर लॉसेस होते हैं। ट्रांसफार्मर में एक्चुअली फ्लक्स चेंज होता रहता है, क्योंकि फ्लक्स चेंज की होने से ही EMF एक्चुअली जनरेट होता है। अगर कुछ T टाइम पकड़ेंगे और उसमें कितना फ्लक्स चेंज होगा उस फ्लक्स को हम बोल देंगे फाइनेट, मतलब टोटल फ्लक्स जो चेंज हुआ इस टाइम के लिए वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है, और फ्लक्स ट्रांसफार्मर में चेंज होता रहता है।
एक्चुअली ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस बोलते हैं, बिकॉज ट्रांसफार्मर फॉलो करता है लेंस लॉ। मतलब जब भी तुम इधर लोड अप्लाई करोगे, जितना भी तुम लोड इंक्रीज करोगे ना, अब समझो कि क्योंकि अब समझो कि इसका टोटल फ्लक्स है फाइनेट। अगर जब हम इसमें लोड इंक्रीज करते हैं, जब इसका फ्लक्स भी इसमें जुड़ जाता है, जब एक्चुअली फ्लक्स डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन फ्लक्स डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि जब भी हम इसमें लोड इंक्रीज करते हैं, इक्वलेंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट उसमें इनपुट से खींच लेता है, जो एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। जो एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ना, वो इस फ्लक्स को जो प्रोड्यूस हुआ एक्सेसिव लोड की वजह से, वो इसके लिए इक्वल हो जाता है। इसलिए ये जो फाई नेट होता है वो कांस्टेंट रहता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है इस लोड से, वो दोनों बराबर हो जाता है। इसलिए फिर भी टोटल नेट फ्लक्स सेम ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। इसलिए हम इसको ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस बोलते हैं। अब कुछ एनर्जी लॉसेस के बारे में बात करें ट्रांसफार्मर की। तो फर्स्ट है फ्लक्स लीकेज। ये है ट्रांसफार्मर। एक्चुअली हमें फील्ड लाइन इसमें पास कराना होगा ताकि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो, लेकिन कॉइल फ्लक्स इधर फ्लक्स जो प्रोड्यूस करता है वो बाहर भी चला जाता है। कुछ फ्लक्स मतलब लीक भी हो जाता है। इस फ्लक्स हम इस पाथ के थ्रू पास कराना चाहते हैं, लेकिन ये डिज़ायर्ड पाथ है, लेकिन सब फ्लक्स इस पाथ के जरिए नहीं जाता। कुछ फ्लक्स लीक भी हो जाते हैं बाहर, आउट ऑफ कोर। सो इसे हम एक्चुअली लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स इसके कोर के अंदर ही जाता है, लेकिन कुछ फ्लक्स बाहर भी चले जाते हैं, इसको हम लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम एक्चुअली यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। पहले कोर बनता था सॉफ्ट आयरन कोर से, लेकिन अब हम इसे सिलिकॉन स्टील से भी बनाते हैं। ये हुआ पहला लॉस। अब सेकेंड लॉस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। ये वाइंडिंग के थ्रू जब करंट पास होता है, ये वाइंडिंग का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। और हम इस रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग को मेज़र करते हैं डीसी में, और इसको मिनिमाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं थिक वायर। लेकिन थिक वायर को हम इकोनॉमिकली उतना गुड नहीं बोल सकते। थिक वायर इसको कैसे मिनिमाइज करें? थिक वायर इसको मिनिमाइज करते हैं जैसे हमें पता है R=ρl/A। अगर जब भी A इंक्रीज होगा, मतलब एरिया जब भी इंक्रीज होगा, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम थिक वायर यूज़ करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा, फिर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो मतलब इससे हम रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग डिक्रीज होगा। लेकिन वही बात है कि थिक वायर इकोनॉमिकली सही नहीं है, इसलिए हम थिक वायर को हम उसी साइड यूज़ करते हैं जहाँ हमें लगा कि करंट आया। हमें पता है पावर इज इक्वल टू VI, और V हमें पता है इज इक्वल टू IR। सो पावर इज इक्वल टू I²/R हो जाएगा। सो I²R पावर है, और एनर्जी लॉस इज इक्वल टू I²R इंटू T। पावर है, पावर लॉस है I²R, और एनर्जी लॉस है I²R इंटू टाइम T, फॉर टाइम T। ये है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। आई थिंक अब तक आपको सब समझ में आ गया होगा। स्टेप अप के केस में ले तो हम थिक वायर को यूज़ करते हैं प्राइमरी साइड में, क्योंकि उस प्राइमरी साइड वोल्टेज लेस होता है, करंट ज़्यादा होता है प्राइमरी में। और स्टेप डाउन के केस में इसको सेकेंडरी साइड में यूज़ करते हैं। अब बात करें हिस्टैरिसीस लॉस की। अब हम इनपुट सप्लाई करते हैं, ये एक्चुअली इनपुट होता है AC इनपुट। ये इनपुट होता है AC इनपुट। जब मतलब हम इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली कभी डायरेक्शन इस टाइप होता है और कभी इस डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाता है, मतलब डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। जब करंट फ्लो डायरेक्शन चेंज होता रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। फिर सॉफ्ट आयरन कोर जो यूज़ करते हैं हम इसमें जब ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता रहता है, तब एनर्जी एक्चुअली हीट के फॉर्म में लॉस होता रहता है, और इससे हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। और जो इधर एनर्जी लॉस होता रहता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एरिया ऑफ ए हिस्टैरिसीस लॉसेस। 11th या 12th में या फर्स्ट PUC या सेकंड PUC में आपने पढ़ाई होगा ये एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लॉसेस। जो एनर्जी लॉस इधर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लॉसेस से। इसलिए हिस्टैरिसीस लॉस का एरिया कम हो, वो मटेरियल अच्छा है कोर बनाने के लिए, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं, ताकि क्योंकि उसका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कम होता है। और हम स्टील यूज़ नहीं करते, लेकिन अब सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं हम,
लेकिन अब पहले तो सॉफ्ट आयरन यूज़ करते थे, अब सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लॉस है एडी करंट लॉस। हमें पता है करंट चेंजेस कंटिन्यूसली, क्योंकि एसी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होते रहेंगे और तब मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा। तो फैराडेज लॉ से ईएमएफ इंड्यूस होगा टू प्लेसेस में, एक तो है कॉपर वायर में वाइंडिंग्स में और दूसरा है कोर सॉफ्ट आयरन में। अब मान लो कि एक कोर है, करंट जब कोर में भी प्रोड्यूस होगा तब ये एक्चुअली सिर्फ 2D में प्रोड्यूस नहीं होगा, ये एक्चुअली 3D में भी प्रोड्यूस होगा। मतलब इधर देख सकते हो तुम, करंट ऐसे भी, जब करंट ऐसा पास होगा कोर में, हमें एक्चुअली सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट चाहिए। मतलब हमें पूरा जो करंट है हमें इधर पास कराना है, मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं पावर, वो पूरा आउटपुट हमें इधर चाहिए पावर का। लेकिन बिकॉज एक कोर प्रेजेंट है इसलिए कुछ करंट इधर ऐसे भी फ्लो होंगे हीट के फॉर्म में, इधर पावर लॉस होगा। वो बोल सकते हैं I²R, पावर लॉस इज कॉल्ड I²R। अगर एनर्जी लॉस की बात करें तो P×T, मतलब I²R इंटू टाइम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं। मतलब एक प्लेट के पीछे एक प्लेट के पीछे एक प्लेट, एक प्लेट के पीछे एक प्लेट, ऐसे लैमिनेट कोर यूज़ करते हैं हम, और इसके बीच में लिक्विड डाल देते हैं। मतलब इधर देख सकते हो, एक प्लेट के पीछे एक प्लेट के पीछे ये लैमिनेशन यूज़ करते हैं हम, और इसके बीच में लिक्विड डाल देते हैं, इंसुलेटिंग लिक्विड, ताकि ये 3D डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो ना हो। इससे हमारा एडी करंट लॉसेस मिनिमाइज हो जाता है। तो वही बोला मैंने, टू मिनिमाइज हम यूज़ करते हैं लैमिनेटेड कोर्स, उसके बीच में इंसुलेटेड लिक्विड भर देते हैं। अब हम जो भी डिस्कस किए, अगर हम सम अप करें तो बेसिक ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन में दो पार्ट यूज़ होते हैं, एक तो मैग्नेटिक कोर और दूसरा होता है वाइंडिंग्स या कॉइल्स। तो जो मैग्नेटिक कोर है ये प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ, और हम इस दो टाइप का मैग्नेटिक लॉसेस हम देख सकते हैं। एक तो होगा हिस्टेरेसिस लॉसेस और दूसरा है एडी करंट लॉस। हम इस दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक लॉस या आयरन लॉस या कोर लॉस। इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने बात किया कि हाई क्वालिटी मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जिसका परमिएबिलिटी हाई हो, ताकि उसका हिस्टीरियस लूप लेस हो। इसलिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील। पहले एक्चुअली सॉफ्ट आयरन कोर भी यूज़ होता था, मैंने बताया। और जो लॉस इस वाइंडिंग या कॉइल के वजह से होता है उसे हम बोलते हैं कॉपर लॉस। और ये वाइंडिंग और करंट के थ्रू करंट पास होता है, और यही रीज़न होता है फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। थोड़ा और बात करें लॉसेस के बारे में, तो मैंने बेसिकली दो टाइप के लॉसेस है, कोर आयरन लॉसेस और कॉपर लॉस को मैंने अभी ऊपर बताया। अभी पीछे बताया मैंने कि कोर और आयरन लॉसेस मतलब हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस को मिला के कोर या आयरन लॉस बोलते हैं, और दूसरा है कॉपर लॉसेस। कोर और आयरन लॉसेस बना होता है दो चीज़ को मिला के, एक तो हिस्टेरेसिस लॉसेस जिसका फॉर्मूला है KHBm 1.67 इंटू FV वैट्स। अगर इसके बारे में तुम्हें डिटेल वीडियो चाहिए तो बता दो, मैं डाल दूंगा। और एडी करंट लॉसेस है KEBM स्क्वेयर F²T, जिसमें V होता है वॉल्यूम ऑफ द कोर, BM है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, KH है हिस्टेरिसिस कांस्टेंट, F इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, K ही है एडी करंट कांस्टेंट, और T है थिकनेस ऑफ द वायर। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हमने हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस को एक साथ मिला दिया, हमने क्यों कॉपर लॉस और एडी करंट को एक साथ नहीं मिलाया। हम बेसिकली बात करें तो एक्चुअली जो कोर और आयरन लॉसेस होते हैं ना, एक्चुअली कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में, और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। अब आप बोलेंगे वोल्टेज कैसे कांस्टेंट होगा भाई, अब क्योंकि हमने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर यूज ही होता है मतलब वोल्टेज और करंट इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, तो वोल्टेज कैसे कांस्टेंट रहेगा इसके बारे में अभी बात करेंगे हम। तो वही कि कोर और आयरन लॉस कांस्टेंट है क्योंकि वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी ये दोनों पैरामीटर्स कांस्टेंट है, इसलिए आयरन लॉसेस हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस, और इसको हम डिनोट करते हैं एज PI। तो हमने डिस्कस किया PI आयरन लॉस इज कॉल्ड कांस्टेंट। इसमें वोल्टेज क्यों कांस्टेंट रहता है अभी बात करेंगे 2 सेकंड में। दूसरा हुआ कॉपर लॉस बोले तो जो लॉस वाइंडिंग में हो रहा है उसे हम कॉपर लॉस बोलते हैं। और एक कॉपर लॉस हमें पता है P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू VI और V इज इक्वल टू IR, सो P इज इक्वल टू I² बाय R। तो
टोटल कॉपर लॉस हम बोल सकते हैं I1 स्क्वायर R1E, और ये है प्राइमरी वाइंडिंग में, और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 स्क्वायर डिवाइड इंटू R2E। R1E इक्वलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी और R2E इक्वलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। मतलब अब वो सवाल के बारे में बात करें कि कोर आयरन लॉसेस वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी से कैसे प्रोपोर्शनल है, और वोल्टेज को कैसे तुम कांस्टेंट मान लेते हो। बेसिकली लॉसेस होते हैं कोर लॉसेस, और दूसरा होता है कॉपर लॉसेस। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, एक तो होता है कोर लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। अब कोर लॉस में होता है, कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी बुला सकते हैं, मैग्नेटिक लॉस भी बुला सकते हैं। अब ये कॉपर लॉस तो हमें पता चल गया है कि ये है कॉइल वाइंडिंग की वजह से, और ये है I2/R। और क्योंकि लोड हम चेंज करते रहते हैं तो करंट ड्रॉन थ्रू लोड भी चेंज होता रहता है, तो कॉपर लॉस है जो एक कॉपर लॉस भी जो भी है ना, ये लॉस है ड्यू टू चेंज ऑफ लोड। और जैसे हम लोड चेंज करते रहते हैं, जब करंट ड्रॉन भी चेंज होता रहता है, इसलिए कॉपर लॉस चेंज होता रहता है, इसलिए कॉपर लॉस को हम कांस्टेंट नहीं बोलते। अब चलते हैं कोर की तरफ। कोर लॉस को क्यों हम कांस्टेंट बोलते हैं? हम बेसिकली कोर लॉस को दो लॉस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है हिस्टेरेसिस लॉसेस, अभी ऊपर डिस्कस किया हमने, और एक है एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस, अब एडी करंट का लॉसेस का फॉर्मूला पता है हमें, K इंटू बी मैक्स स्क्वेयर इंटू एफ स्क्वेयर। हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला भी पता है हमें, के ई इंटू बी एम। अभी हमने देखा कि एडी करंट का लॉस होता है K इंटू बी एम स्क्वेयर इंटू एफ स्क्वेयर इंटू टी, और हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला था Km इंटू बी एम इंटू 1.67 इंटू बी एम इंटू 1.6 बी एम रेस टू 1.67 इंटू एफ इंटू टी इंटू वी, के ई इंटू बी रेस टू 1.67 इंटू एफ इंटू वी। अब इसमें देखो के कांस्टेंट है, इधर भी के कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इधर भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं ना, वो अगर एग्जांपल के लिए मान ले तो 50 हर्ट्ज, तो ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही होगा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा क्योंकि स्पीड जो हम इनपुट दे रहे हैं वो स्पीड सेम ही है। अब ए टी है थिकनेस ऑफ कोर, ये भी कांस्टेंट है, ये है वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट है। तो अब डब्ल्यू एच और डब्ल्यू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ बी एम से, मतलब बी एम और बी एम, ये हुआ बी एम, डब्ल्यू एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी एम रेस टू 1.6 और बी एम रेस टू स्क्वेयर। अब बेसिकली हम स्क्वेयर की बात नहीं करेंगे, अगर स्क्वेयर और 1.6 को निकाल दें तो हम देख सकते हैं डब्ल्यू एच हिस्टेरिसिस लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी एम है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाई एम के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स को। और हम अभी आगे बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। उसके हिसाब से ईएमएफ इक्वेशन इज इक्वल टू 4.44 इंटू पाई मैक्स इंटू एफ इंटू एन, ये है ईएमएफ इक्वेशन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी इसमें 4.4 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसमें फ्लक्स के हिसाब से। मतलब ये इनपुट वोल्टेज जो हम सप्लाई दे रहे हैं, मतलब हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे हम वोल्टेज जो हम इनपुट दे रहे हैं। अब समझ लो कि तुम्हारे घर 230 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, वो तो हर बार तो चेंज नहीं होगा ना। 230 वोल्ट एक कांस्टेंट वोल्टेज तुम्हारे घर को सप्लाई आता होगा, हाँ थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, लाइक 229 230 ऐसा होता होगा, लेकिन 230 वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, मतलब इनपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट तुम्हें कांस्टेंट ही मिलता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ईएमएफ कांस्टेंट है। तो इसलिए ये जो लॉसेस है ड्यू टू हिस्टेरिसिस या एडी करंट, ये भी हम कांस्टेंट मान सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों हम कोर लॉसेस को कांस्टेंट मानते हैं और क्यों हम आयरन लॉसेस को
वेरिएबल मानते हैं कि अगर लोड ज़्यादा करंट लेगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, तब कॉपर लॉसेस भी वेरिएबल होंगे। लेकिन कोर लॉस डिपेंड होता है वोल्टेज पे, और वोल्टेज हम जो सप्लाई देते होते हैं नॉर्मली कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देते हैं हम। अगर एग्जांपल के लिए घर के लिए 230 वोल्टेज सप्लाई देते हैं हम, तो 230 कांस्टेंट रहता है, इसलिए एक लॉसेस कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए हम कोर लॉस को कांस्टेंट बोलते हैं और कॉपर लॉस को वेरिएबल बोलते हैं। अगर अगर हम फुल लोड सप्लाई दें, हम फिर कॉपर लॉसेस को फुल लोड कॉपर लॉसेस बोलते हैं, और हम कॉपर लॉसेस को पीसीयू करते हैं। और ये पीसीयू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वेयर, क्योंकि हमने पढ़ा कि पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर, और पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस इधर से आई स्क्वेयर। अगर कोई भी फ्रैक्शनल लोड, मतलब कोई भी दूसरे लोड के लिए हम जब भी कैलकुलेट करना है, तो हम पी सी यू कोई भी फ्रैक्शनल लोड के लिए हम कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे एन स्क्वेयर इंटू पी सी यू। अगर एन मान ले फुल लोड है तो एन 1 मानेंगे, अगर एन हाफ लोड है तो एन 0.5 मानेंगे। हमें कोई फ्रैक्शनल लोड, मतलब कोई भी दूसरे लोड के लिए हमें कॉपर लॉस चाहिए, हम उसे एन स्क्वेयर, मतलब जो भी फ्रैक्शन है, जो भी कॉस फाई, मतलब जो भी पावर फैक्टर है उसके स्क्वेयर इंटू फुल लोड। अगर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस देखेंगे तो उससे हमें जो लोड के लिए हमें चाहिए उस लोड का कॉपर लॉस हमें मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में, वो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अब हम अज्यूम करेंगे V1 है, V1 जो है वो प्राइमरी एसी वोल्टेज सप्लाई हम जो दे रहे हैं। जब एक करंट फ्लो होता है तब फ्लक्स पाइप प्रोड्यूस होता है, तब E1 इंड्यूस होता है। मान ले कि V1 प्राइमरी वोल्टेज इनपुट है, जब एक करंट फ्लो होता है तब E1 EMF E1 इंड्यूस होता है फ्लक्स की वजह से, प्राइमरी में इंड्यूस हो रहा है। ये डिपेंड होता है नंबर ऑफ टर्न्स पे जो प्राइमरी में है। ड्यू टू ये फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी कुछ EMF इंड्यूस होगा, उसको हम बोलेंगे E2, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अगर हम एवरेज EMF पर टर्न की बात करें तो हमें पता है फैराडेज लॉ से EMF पर टर्न इज इक्वल टू d∅/dt। अब हम AC इनपुट दे रहे हैं, मतलब हम अगर फ्लक्स एक्चुअली प्योर साइनोसाइडल मान ले, मतलब हम जो AC सप्लाई दे रहे हैं वो पूरा अगर हम साइनोसाइडल मान ले, मतलब साइन वेव मान ले, तो ये है पाई मैक्स। जो फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5 मैक्स, और मतलब अगर 0 to 5 मैक्स फ्लक्स चेंज होता है t/4 टाइम पीरियड में, इसलिए इसको d∅/dt इक्वल टू फ्लक्स चेंज, मतलब πm माइनस π0, वो भी कितने टाइम में t/4 के टाइम में। लेकिन हमें पता है कि t इक्वल टू 1/f, 1/f फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f फ्रीक्वेंसी। उसका मतलब है कि d∅/dt इक्वल टू t 1/f मान ले तो 4f इंटू 5m हो जाएगा। ये है एवरेज EMF पर टर्न। ये EMF है हर टर्न के लिए, मतलब एक टर्न के लिए ये EMF है। लेकिन सोलर कॉइल में N1 टर्न्स होते हैं, इसलिए N1 टर्न्स लेते हैं हम, और सेकेंडरी कॉइल में N2 टर्न्स होते हैं, इसलिए N2 टर्न लेते हैं हम। ये E2 है और ये है सेकेंडरी, फॉर सेकेंडरी विथ N2 टर्न्स, E2 मतलब N2। और हमें पता है कि एवरेज EMF पर RMS EMF, एवरेज EMF डिवाइड बाय RMS EMF रेशियो पता है हमें 1:1। देयरफॉर RMS EMF कैलकुलेट करने के लिए हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब E1 हुआ N1 इंटू 4.44 FM, और E2 हुआ N2 इंटू 4.45 πm। यह है EMF इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। हमने एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में बात किया था। E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है, और N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, N1 है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इससे भी हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे इसको डिवाइड बाई इससे करेंगे हम तो ये हो जाएगा E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर रेशियो। मान लो कि अगर तुम्हें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो तुम अगर K डायरेक्ट ग्रेटर देन 1, मतलब N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल रखोगे तो EMF इन सेकेंडरी ज़्यादा होगा EMF इन प्राइमरी। तो ये केस है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की। सिमिलरली
तुम्हें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए तो तुम यूज़ कर सकते हो ट्रांसफार्मर रेशियो <1, जिससे तुम्हें जब के <1 यूज़ करेगा तो मतलब E2 <E1 होगा, फिर तुम्हें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिल जाएगा जिससे लाइक प्राइमरी साइड वोल्टेज ज़्यादा है सेकेंडरी कंपेयर करें। और 1:1 ट्रांसफार्मर भी यूज़ होता है। अगर मान लो कि आपका कुछ डिवाइस है, आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप 1:1 ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे बीच में, तो जो भी करंट, अगर एक्सेसिव वोल्टेज आ जाए तो वो कॉइल ट्रांसफार्मर में बर्न हो जाता है और वो फर्दर जो भी डिवाइस के पीछे तुम कनेक्ट किए होते हैं उस डिवाइस को ख़राब होने से वो बचाता है। इसलिए 1:1 ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। अब अगर आइडियल के ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो प्राइमरी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, हम उसे अगर V1 माने, ये मान लो कि ये है ट्रांसफार्मर और ये है कॉइल्स प्राइमरी साइड और ये है सेकेंडरी साइड। जो भी तुम V1 मतलब इनपुट वोल्टेज दे रहे हो उसे अगर V1 मान ले और जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स की वजह से वो हम E1 मान ले, तो आइडियल केस में V1 इक्वल होता है E1 के लिए। और इसलिए आइडियल ट्रांसफार्मर में ये ट्रांसफार्मर रेशियो का फॉर्मूला ए बन जाता है। और सिमिलरली आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने ये भी पढ़ा है, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। मतलब कोई भी पावर लॉस अगर नहीं है तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ये भी हमने एक्चुअली आइडियल ट्रांसफार्मर में पढ़ा है। तो उस हिसाब से V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 हो जाएगा। ये एक्चुअली हमने पिछले ईयर में EMF इक्वेशन डिराइव किया था। आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हो। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें हम, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन वाइंडिंग या कंस्ट्रक्शन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कोर या शेल में। और बेस्ड ऑन सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब आपको कितना आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन या 1:1 ट्रांसफार्मर। ये है बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। एक कोर शेल तो आपने पढ़ा था, और स्टेप अप मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन 1:1 ट्रांसफार्मर अभी जस्ट पढ़ा। स्टेप अप हम यूज़ करते हैं जब हमें आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा चाहिए इनपुट वोल्टेज से, तब हम यूज़ करते हैं स्टेप अप। और स्टेप डाउन हम यूज़ करते हैं जब इनपुट वोल्टेज के हिसाब से आउटपुट वोल्टेज हमें कम चाहिए, मतलब हमें कम वोल्टेज रिसीव करना है, तो हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन। और 1:1 ट्रांसफार्मर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सर्क्यूट या इलेक्ट्रिक डिवाइस को इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1:1 ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ये है बेसिक ट्रांसफार्मर। इसको हम सिम्बॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है कॉइल, ये है एक कोर है, ये है कोर, ये है सेकेंडरी साइड, ये है प्राइमरी साइड PS। N1 है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। सेकेंडरी साइड लोड कनेक्ट हुआ है, सेकेंडरी साइड लोड कनेक्ट हुआ है, प्राइमरी साइड AC सप्लाई है, प्राइमरी साइड AC सप्लाई है। तो इसे हम एक्चुअली ट्रांसफार्मर को हम ऐसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ भी तुम्हें मतलब ऐसे सिंबल देके समझ लेना कि ये ट्रांसफार्मर है। एक कोर टाइप है और एक शेल टाइप है। एक कोर टाइप आप एक बार पढ़ सकते हो अगर आपको चाहिए, और एक शेल टाइप है जो आप पढ़ सकते हो अगर आपको चाहिए। अगर हम जब भी अगर ये बीच में कहीं यूज़ होगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे उधर। तो ये है बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर्स। हमने ऑलमोस्ट लाइक ट्रांसफार्मर की बेसिक सब हमने कवर कर दिया। अभी एफिशिएंसी बचा है, वो हम बीच में जब भी वो यूज़ होगा तब उसको भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक अभी तक जो भी पढ़ा है सब समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।